हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए गणित कार्य पुस्तिका और ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूर्णांक। और इसके फर्स्ट 10 पेजेज 1 से लेकर 10 तक के पेज मैंने अपलोड कर दिए हैं और अब ये फर्स्ट चैप्टर के लास्ट 3 पेजेज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेक्चर आपको सबसे पहले मिल जाएं, आपको इधर उधर ढूंढने ना पड़े। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब हम ये है क्वेश्चन नंबर 23, मिलान करो। देखो भाई क्या कहता है, मिलान करो। मिलान करने का मतलब है कि लेफ़्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, राइट में कुछ आंसर दिए गए हैं और आपने इनको मैच करना है। 2 या इससे अधिक के उत्तर समान भी हो सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के आंसर सेम भी हो सकते हैं। तो देखो बेटा, -5 गुणा 0, मैंने आपको बताया था 0 को किसी से भी गुणा करो उत्तर 0 आएगा। -6 गुणा -1, दोनों रकम नेगेटिव हैं तो उत्तर घटा घटा जमा हो जाएगा। 6 एकम 6, हमारा उत्तर आएगा प्लस का 6 और ये रहा प्लस का 6, तो हमने यहाँ एरो लगा देना है। तीसरा है 8 गुणा 1, कितना आसान है, 8 एकम 8, तो 8 से मिला देना है। 4 गुणा 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर फिर से 0 आएगा। 0 गुणा -15, 0 जहाँ आ जाए गुणा में वहाँ उत्तर फिर 0 आएगा, यानी 3 प्रश्नों का उत्तर तो 0 आ गया। अब चलते हैं 1 गुणा -6, देखिए ध्यान से, तो 1 गुणा -6, अरे 6 एकम 6 पहले ही आ चुका है, क्या ध्यान रखना है, बस प्लस माइनस का, तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। अगला है 1 गुणा -10, 10 एकम 10, इसका निशान नहीं लगाया मैंने, इसका निशान ये हो जाएगा और इसको इससे मैच कर देंगे। और 5 एकम 5, माइनस का 5, तो ये मिलान करो था, मैंने मिलान कर रखा। आप वीडियो को पॉज करके अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। अब आगे है प्रश्न संख्या 24। नीचे दिए गए सवाल को 3 छात्रों ने इस तरह से किया। ठीक है, सवाल क्या है, -4 गुणा -3 जमा 2, इस पर ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट हल करनी थी और फिर जो उत्तर आता उसको -4 से गुणा करना था। पहले बच्चे ने क्या किया देखते हैं। पहले बच्चे ने गलती क्या की कि पहले इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। उसने -4 को -3 से गुणा किया जो कि जमा का 12 आया, जमा का 12 आया और उस 12 में 2 जोड़ दिया तो उसका उत्तर 14 आया, जो कि पूरी तरह गलत है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे छात्र को देखते हैं। भाई दूसरे छात्र ने क्या किया, उसने ना, देखो पहले आप मेरी बात को समझना, इस ब्रैकेट में हमने -3 और 2 को जोड़ना है, तो इस तरीके से किया है तीसरे छात्र ने। ध्यान से सुनो, उसने ब्रैकेट को हल किया, -3 में 2 जोड़ा तो -1 आया, बाहर -4 था, इसका उत्तर -1 आया। -4 को -1 से गुणा किया तो उत्तर 4 आ गया, तो इसका तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसने बॉडमास का नियम लगाया है। लेकिन जब हम दूसरे छात्र की बात करते हैं तो गलत वो भी नहीं है। उसने क्या किया, -4 को पहले -3 से गुणा किया, ये रहा, फिर उसी -4 को 2 से गुणा किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, इसे बंटन नियम बोला जाता है, बांट दिया। -4 को 3 से गुणा किया, जमा का चिन्ह लगाकर उसी को 2 से गुणा कर दिया, तो पहली ब्रैकेट का उत्तर आया जमा का 12 और 4 दूनी 8 का उत्तर आया -8 और 12 में से 8 गए, 4 आ गया। तो छात्र नंबर 1 और छात्र नंबर 2 दोनों का उत्तर 4 आया, जो कि ठीक है। इसने डायरेक्ट कर दिया, इसने इसको अलग अलग करके फिर जोड़ दिया, दोनों अपनी जगह सही हैं। अब ये पूछता है क्या तीनों छात्रों ने सही किया, नहीं, छात्र नंबर 1 ने गलत किया। कारण बताओ क्यों गलत किया, क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को हल करना चाहिए था, तो ये बात आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 25 बहुत सरल है। जमा और घटा का नियम अलग होता है, गुणा और भाग का अलग होता है। भाग बिल्कुल भाग की तरह ही करनी है आपने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भाग करते समय अगर दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो उत्तर घटा का आएगा और दोनों चिन्ह समान हैं तो उत्तर जमा का। मैं एक ही सवाल में सारे ले लेती हूँ। 12 भाग में 4, 12 को 4 से भाग करने का मतलब 12 ऊपर 4 नीचे, 4 तिये 12, 3 आ जाएगा। 12 को भाग करना है -4 से तो भी उत्तर 3 आएगा, लेकिन घटा का आएगा।
-12 को भाग करना है 4 से। 12 घटा का है, 4 जमा का है, उत्तर 3 आएगा, लेकिन घटा का आएगा। लेकिन -12 को -4 से भाग करना है, तो दोनों घटा के हैं, तो उत्तर 4 तिये 12 जमा का आएगा। यानी अगर दोनों चिन्ह समान हैं, उत्तर जमा का, चाहे दोनों घटा के हो चाहे दोनों जमा के हों, और दोनों चिन्ह विपरीत है तो उत्तर घटा का आएगा। अब देखते हैं फटाफट। -12 भाग 4, 4 तिये 12 जमा घटा, घटा का 3, -9 बटे -3। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9, उत्तर आ गया जमा का 3। आगे बढ़ो भाई। 72 को -9 से भाग करेंगे तो 72 बटे -9, 9 8 72, माइनस का 8 आ गया। और आगे बढ़ो भाई। 20 माइनस का 20 और माइनस का 5, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 5 के पहाड़े में 20 4 पे आता है, 5 चौके 20। 60 को -7 से भाग करना है, 60 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये आंसर हमें ऐसे का ऐसा लिखना पड़ेगा। आप ज़्यादा करें तो इसको दशमलव में बदल सकते हो, तो अगर आता है तो 7 8 56 और 7 5 35, लगभग इतना उत्तर आएगा। ऐसे ही -31 को -6 से भाग करोगे तो माइनस से माइनस कट कर 31 बटे 6 आ जाएगा। अगर आप दशमलव में बदलना चाहते हो तो 6 5 30 और 6 एकम 6 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये पूछता है, अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या सभी प्राप्त भागफल पूर्णांक हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाला -60 बटे 7 और 31 बटे 6 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है वो भी पढ़ लेते हैं। जो 60 है वो 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, अर्थात एक पूर्णांक हर बार दूसरे पूर्णांक से पूरा पूरा भाग नहीं होता। मैंने बहुत सरल भाषा में लिखवाने की कोशिश की है। आगे चलते प्रश्न संख्या 26 पर। बहुत ही सरल है, ध्यान देना, बड़े मज़े आएंगे। रीना ने एक दुकान से रोज़मर्रा की खरीद के लिए खाता खोला। एक दुकान पे खाता खोल लिया। रीना अपनी डायरी में इसका हिसाब लिखती है। जब भी पैसे अधिक जमा कराती है तो प्लस में लिखती है, और जब दुकानदार से उसकी उधारी हो जाती है तो वह माइनस में लिखती है। निम्न परिस्थितियों के लिए हिसाब लिखो। ठीक है, अब देखते हैं क्या परिस्थिति है। रीना ने 300 रुपये जमा कराए, एडवांस जमा करा दिए, तो जमा के 350। रीना ने दुकानदार को 350 रुपये दे दिए, यानी उसके पास जमा हो गए, उसने उधार नहीं करी। अब रीना 180 का सामान ले आई, तो कितने हो गए भैया? -180। 350 उसने जमा कराए थे, 180 का सामान ले लिया, तो 350 घटा 180, 170 रुपये उसके बकाया दुकानदार के पास बच गए। अब मंगलवार, बच तो 170 रहे हैं, ध्यान से सुनना, बच तो रहे हैं 170। अब वो मंगलवार को फिर चली गई भी बाज़ार में सामान खरीदने, 470 का सामान खरीद लिया। आपको मैं बता चुकी हूँ, अगर वो जमा कराएगी तो प्लस लगाएगी, उधार लेगी या कुछ खरीदेगी तो माइनस लगेगा। तो -470 का सामान ले लिया। अब कितने बचे? बचे कहाँ से? 170 थे, 470 का सामान ले लिया, तो 300 रुपये फालतू का तो वो सामान ले गई, तो -300 लिखा जाएगा। यानी 300 रुपये तो उसने अभी दुकानदार को वापस करने हैं, क्योंकि जितने पैसे उसके दुकानदार के पास थे उससे फालतू पैसे तो उसने खर्च कर लिए हैं। तो शेष में क्या आ जाएगा? 170 घटा 470, यानी -300। अब वो बुधवार को गई और 200 रुपये दुकानदार को जमा करा दे भी, अंकल 200 रुपये जमा कर लो, तो भी उसके 100 रुपये अभी बकाया हैं। इन दोनों को जोड़ दो, -300 जमा 200 माइनस का 100। ठीक है, बात समझ आ गई। अब 100 रुपये उसके बुधवार तक जमा हो गए। अब ये कहता है कि निम्न हिसाब के लिए फिर से परिस्थितियाँ लिखो। गुरुवार को जमा 200, यानी गुरुवार को उसने 200 रुपये जमा करवाए। अब हम शब्दों में लिख रहे हैं, पहले हमें शब्दों में दे रखा था, हिसाब लिखना था, अब हमें शब्दों में लिखना है, हमें हिसाब दे रखा है। समझ आ रही मेरी बात आपको बच्चों? तो उसके 100 रुपये तो माइनस में थे और 200 वो जमा कराया ही दुकानदार को, तो 100 रुपये तो दुकानदार ने अपने हिसाब में काट लिए। अब 200 में से 100 गए, तो 100 रुपये रीना के अब फालतू बच रहे हैं, दुकानदार के पास जमा हो चुके हैं रीना के 100 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जमा कराने थे, ये 200 रुपये का सामान खरीदा। ये देखो यहाँ ना थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ +100 तो यहीं से आ जाना था,
इसके बाद जो शुक्रवार को ये जो -200 दिखा रहा है ना, इसका मतलब उसने शुक्रवार को 200 रुपये का सामान खरीदा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये मिस प्रिंटिंग है। जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ जो आना चाहिए था बच्चों, वो आना चाहिए था -200, क्योंकि 100 रुपये तो वो जमा करा चुकी थी। फिर उसने 200 का सामान खरीदा तो -200, 100 घटा 200 वो दे रहा है, तो 100 रुपये उसके उधार रह गए। शुक्रवार को 100 रुपये उधार रहे। तो इसको आप ना, इस पॉइंट को अपनी वर्कबुक में करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब शुक्रवार को 100 रुपये उधार रह गए। अभी बड़े मज़े से छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहा है। हम अपने घर के लिए भी ऐसी ही एक बुकलेट बना सकते हैं खर्चे की। इस प्रकार कभी दुकानदार के पास अग्रिम राशि अधिक हो जाती है, कभी उधार, ठीक है ना। रीना कभी तो पैसे दे आती है, कभी उधार कर लेती है। अतः उन दोनों ने एक शर्त रखी कि जब भी उधार ज़्यादा होगी, अधिक होगी, तो रीना हर दिन की खरीदारी पर 5 रुपये अधिक देगी। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जब भी उधार करेगी, एक दिन उधार करेगी तो उसको 5 रुपये देने होंगे। और जब वो एडवांस, अग्रिम अधिक का मतलब है एडवांस पैसे दुकानदार को दे देगी, तो वह दुकानदार को -5 रुपये देगी। यानी दुकानदार उसको 5 रुपये देगा, यानी वो दुकानदार से 5 रुपये वापस लेगी। समझ आ गई बात। अब शनिवार को रीना ने 50 रुपये जमा कराए, परंतु शुक्रवार को उधार अधिक था। उधार था, देखो अभी पीछे जाओ, एक बार पीछे जाओ। शुक्रवार को 100 रुपये उधार रहे थे ना, शुक्रवार को 100 रुपये उधार, यानी शुक्रवार को जो उसका हिसाब चल रहा था वो कितना चल रहा था, -100 में चल रहा था। क्लियर। अब रीना रानी ने क्या किया कि 50 रुपये जमा कराए, लेकिन 50 तो कम पड़ गए, उधार थी ना, तो उस उधार के नाम के उसको 5 रुपये और देने पड़े। तो 50 में 5 जोड़ के उसको दुकानदार को 55 रुपये देने पड़े। अब दुकानदार के तो 100 रुपये पहले ही उधार थे, 55 उसने काट लिए, तो माइनस का 100 जमा 55, अभी भी दुकानदार की 45 रुपये की उधारी बाकी है। आगे चलते हैं। -45 का मतलब 45 रुपये उधार। अब यदि 5 दिन तक रीना, ध्यान देना भाई, 5 दिन तक रीना 25 उधार खाते ही खरीदारी करे 5 दिन तक, तो कितना जुर्माना चुकाएगी। एक दिन के 5 रुपये, तो 5 दिन के कितने हो गए, 25 रुपये। तो 5 गुणा 5, 25 रुपये भर लेना वर्कबुक में। यदि रीना की अग्रिम राशि जमा हो तो 4 दिन बाद दुकानदार को कितने रुपए देगी, तो वो दुकानदार को -5 रुपये देगी, या दुकानदार से +5 रुपये लेगी, तो -20 रुपये तो वो देगी, -20 रुपये देगी, या +20 रुपये वो दुकानदार से लेगी। और ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसी तरह से दुकानदार भी अपनी डायरी में हिसाब लिखता हो तो उसकी डायरी कैसे बनेगी, अपने दोस्तों की सहायता से बनाओ। तो ये मैंने आपका पिछला डाटा नहीं उठाया है, मैंने अलग से यहाँ पर आपको एक डायरी बनाकर दिखा दी है कि मान लो उसके पास किसी ने भी, दुकानदार और रीना का हिसाब तो हो लिया, अब दुकानदार के पास और ग्राहक आ रहे हैं, तो मान लो ये 500 रुपये उसके पास जमा थे, उसने, रीना ने 200 रुपये उधार कर लिए, तो 300 बच गए। फिर मंगलवार को 420 जमा करा दिए, ठीक है, मंगलवार को 420 जमा करा दिए। उधार यहाँ गड़बड़ कर दी भाई मैंने, माइनस का 100 कर दिया। आप क्या करना, यहाँ पर आप कर लेना माइनस का 300। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखें। मैंने क्या किया कि उस दिन मंगलवार को दुकानदार के पास तरह तरह के ग्राहक आए। मेरी बात फिर सुन लो, मैं रीना वाला हिसाब नहीं लिख रही इसमें, मैं अलग से दुकानदार की डायरी बना के आपको दी है। मैंने यहाँ पे सेपरेट डायरी बना दी है कि मंगलवार को दुकानदार के पास 420 रुपये तो लोगों ने जमा कराए, 100 रुपये की उसकी उधार हो गई, तो 300 रुपये उसके पास पहले से जमा थे किसी बंदे के, तो 300 जमा 420 घटा 100, 620 हो गए। ऐसे ये बुध का हिसाब हो गया, ये गुरु का, ये शुक्र का, और ये शेष। ठीक है, तो इसको देख देख कर आप अपना पूरा सप्ताह 1 का हिसाब यहाँ पर नोट कर सकते हो। अब हम दूसरे सप्ताह पर चलते हैं। दूसरे सप्ताह पर कोई और ग्राहक आया, तो 1200 रुपये तो उसके पास जमा है, 800 रुपये कुछ ग्राहक उससे उधार ले गए, तो 400 रुपये अभी उसके पास जमा खाते हैं। मंगलवार को 225 रुपये जमा है, 300 रुपये उधार है, 400 पहले से हैं,
तो 400 जमा 225 तो जमा हो गए, 300 कम हो गए, इनको जमा घटा करा तो 625 घटा 300 यानी 325 रुपये प्लस में रह गए। ये 325 रुपये हम अगले दिन के लिए उठा के ले जाते हैं। तो बुधवार तक 325 तो पहले जमा थे, 425 कोई और जमा करा गया, कोई एक ग्राहक 200 रुपये उधार कर गया तो उसके खाते में रह गए 550। इसी तरह से बेटा जी ये गुरुवार का, ये शुक्रवार का और ये शनिवार का हिसाब है, जो कि आप इस वीडियो में देखकर अपनी वर्कबुक में पूरा कर सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से ये साइन हटा रही हूँ। तो अब आप इस वर्कबुक को देखो, जैसे मैं पेंसिल स्टार्ट कर दूँगी तो यहाँ से ये आपका छुप जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने पेंसिल हटा दी है। तो ये 520 तक का सारा हिसाब आप अपना लिख सकते हो। यहीं पर आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। ये डाटा केवल आपको हिसाब किताब लिखने के लिए समझाया गया है, आप अपनी तरफ से भी इसको बना सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर 1 है। अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।